हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 3-4 लेक्चर में एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और एंथैल्पी और एंट्रोपी इंडिविजुअली ये चीज़ नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। कहने का मतलब है वो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस खुद से होगा और कौन सा प्रोसेस खुद से नहीं होगा। इसके लिए जो टर्म निकल कर आया दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो बेसिकली फाइनल रूट है टू आइडेंटिफाई वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और वेदर इज प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। सो क्वेश्चन ये है कि एंथैल्पी और एंट्रोपी ने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी, मतलब उनकी जो कंडीशंस थी वो फेल क्यों हुई। तो अगर मैं बात कर रही हूँ डेल्टा एच की, जिसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी चेंज, और इसको बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, मतलब रिएक्शन कैसी हुई? एक्सोथर्मिक। क्योंकि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। यस और नो? तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहती है ताकि वो स्टेबल रहे। क्लियर है? मान लो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये था आपका 100 जूल, ये था आपका 80 जूल, और एनर्जी रिलीज कितनी हुई? 20 जूल। मतलब एनर्जी कम हो गई तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। क्योंकि फिर ये खुद से होगा ना, ये प्रोसेस कैसे होगा? खुद से होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि मोस्ट ऑफ द जो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी वो भी कैसे निकली? स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो उसके लिए डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करती हूँ मेल्टिंग ऑफ आइस की, जो आइस है वो खुद से मेल्ट होता है, उसे किसी तरीके की एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसमें एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। लेकिन वो प्रोसेस कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि खुद से हो रहा है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी चेंज स्पॉन्टेनिटी के बारे में और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं बता पाया या उसके ऊपर कोई प्रॉपर कमेंट नहीं कर पाया। एंथैल्पी चेंज ने कोई प्रॉपर कमेंट नहीं किया स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में। कोशिश तो बहुत करी बट वो फेल हो गए। क्लियर है? उसी तरीके से बात करती हूँ मैं एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी किसके बारे में बात करता है? रैंडमनेस के बारे में। इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया कि जहां पर रैंडमनेस बढ़ रही है, जहां पे सिस्टम की डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? बट प्रॉब्लम ये आई अगर मैं बात कर रही हूं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस की। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस की, इसमें क्या होता है? जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके केस में गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होती है, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो रैंडमनेस क्या हुई? डिक्रीज हो गई। यस और नो? लेकिन ये प्रोसेस कैसे है? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये खुद से हो रहा है। बट यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। तो इंडिविजुअली ना ही एंथैल्पी चेंज, ना ही एंट्रोपी चेंज, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में कोई प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए। क्लियर है? उसी की वजह से एक टर्म निकल कर आया दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। Gibbs free energy is responsible for differentiating whether a process is spontaneous or non-spontaneous. Clear है? चलिए
तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ गिब्स फ्री एनर्जी की, तो गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली है क्या? तो जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं G इक्वल्स टू H माइनस TS। H आपका क्या है? एंथैल्पी, T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, और S क्या है? एंट्रोपी, और G क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और एंट्रोपी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो एंथैल्पी है और जो एंट्रोपी है वो कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। और हमें पता है कि जो स्टेट फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या है? स्टेट फंक्शन। क्लियर है? और गिब्स फ्री एनर्जी की एक और प्रॉपर्टी है दैट इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? सो G इज अ स्टेट फंक्शन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो डेल्टा G साइक्लिक होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। अगर मैं डेल्टा G की बात करूँ तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगी? G फाइनल माइनस G इनिशियल। मान लो P वर्सेस V का ग्राफ है ये, ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस। ये हो गया A पॉइंट, B, C, D। मतलब आप A पॉइंट से चले और उसके बाद वापस A पॉइंट पर आ गए, तो जो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या हो गया? वो सेम हो गया। होगा कि नहीं होगा? तो डेल्टा G साइक्लिक क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? लेकिन अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि G का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। जिस तरीके से एंट्रोपी का, एंथैल्पी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, उसी तरीके से G का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सिग्निफिकेंस किसका है? सिग्निफिकेंस है डेल्टा G का। सिग्निफिकेंस किसका है? डेल्टा G का, जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है? तो अगर मैं लिख दिया G इज इक्वल टू H माइनस TS, तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा TS। सभी में चेंज आएगा। और आप एक चीज़ का ध्यान देना कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या निकल कर आएगा? डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यस और नो? और क्वेश्चन आपको इसी पर्टिकुलर इक्वेशन पर ही करने हैं। तो ये जो आपकी इक्वेशन निकल कर आ रही है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसको हम लोग कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। क्या कहते हैं? गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। क्लियर है? चलिए, तो अब अगर मैं बात करती हूँ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की, अगर मैं बात कर रही हूँ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा G क्या है? नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, बट इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इसे मतलब जल्दी समझ जाओ कि ये कहना क्या चाह रहा है। मान लो डेल्टा G की जो वैल्यू है हमने ले रखी है -100 किलो जूल, ठीक है। तो इसका जो यूजफुल वर्क होगा सिस्टम पे वो कितना हो जाएगा? +100 किलो जूल। कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम है ये 100 किलो जूल काम कर सकता है। ये जो सिस्टम है ये 100 किलो जूल काम कर सकता है, क्योंकि डेल्टा G क्या है? नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। अगर डेल्टा G की वैल्यू हमने -100 किलो जूल ले रखी है तो जो यूजफुल वर्क होगा वो कितना होगा? +100 किलो जूल ही तो होगा। क्लियर है? अगर वहीं दूसरी तरफ मैंने डेल्टा G की वैल्यू ले ली, मान लो +50 किलो जूल, मैंने डेल्टा G की वैल्यू ले ली +50 किलो जूल, तो जो यूजफुल वर्क होगा सिस्टम पे वो कितना हो जाएगा? -50 किलो जूल। यस और नो? कहने का मतलब है ये जो रिएक्शन है ये बनने के लिए ये 50 किलो जूल और मांग रहा है। यहाँ पे ये 100 किलो जूल काम कर सकता है, लेकिन इसे 50 किलो जूल और चाहिए ताकि ये काम कर सके। समझ में आया?
तो कहने का मतलब है कि जो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। रीज़न ये है कि इसके पास ऑलरेडी प्लस 100 किलो जूल है वर्क, ठीक है, इसके पास 100 किलो जूल ऑफ वर्क है, तो ये किसी और को दे सकता है, ये ऑलरेडी रिच है। बट ये तो पहले से ही गरीब है, इसको तो 50 किलो जूल पहले आपको देना पड़ेगा, फिर काम हो सकता है। समझ में आई चीज़ें? तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कौन सा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस। वहीं पे अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो वर्क डन है वो वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी नहीं है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे जो वर्क है ना वो माइनस नेगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी नहीं है। ये जो वर्क है ना ये नॉन एक्सपेंशन वर्क है, ये वर्क कहीं छुपा हुआ है, हम उस वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? और रही बात स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को, तो मैं इसको एक तरीके से और भी प्रूव कर सकती हूँ और वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया है स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, और यही आपका फाइनल रूट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को लेके। क्लियर है? हमने क्या किया, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, ठीक है, 3 कॉलम बना लिया। हमने डेल्टा जी की फेवरेबल कंडीशन ली है। फेवरेबल कंडीशन इन द सेंस जब एनर्जी क्या हो, स्टेबल हो, तो स्टेबल के लिए रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर है? उसी तरीके से जब मैं बात कर रही हूँ डेल्टा एच की फेवरेबल कंडीशन की, तो इसके केस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, मतलब जो आपकी रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो रही है, जो आपका डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर है? सो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब है डेल्टा एच और डेल्टा एस अकेले मिलके ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन हाँ अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमने डेल्टा एच और डेल्टा एस की दोनों की फेवरेबल कंडीशन ली, तो जो हमारा डेल्टा जी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ नॉन फेवरेबल कंडीशन की, तो इसके केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर है? और अगर मैं बात कर रही हूँ नॉन फेवरेबल कंडीशन किसके केस में, एंट्रोपी के केस में, तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, और अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। और इनकी जो दोनों वैल्यूज आ रही है इसको उठा के इसके फॉर्मूले में पुट कर दो। सो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच है आपका पॉजिटिव, डेल्टा एस है आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पहले से पॉजिटिव है, तो जो डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। सो दिस इज अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहूँ, तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, विच मीन्स अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो कैसा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, विच मीन्स डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? समझ में आया? सो गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट एंड जेईई बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी जितनी चीज़ें थी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है, कुछ डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।